और गरियाबंद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां मैनपुर मुख्यालय में नक्सलियों के शव लाए जा रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, मुश्किल रास्ते के चलते शव लाने में देरी हो रही है। मटाल की पहाड़ियों पर नक्सलियों से गरियाबंद में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। नक्सलियों के ठिकानों से हथियारों का बॉक्स जब्त किया गया। सभी 10 नक्सलियों की पहचान भी कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर गरियाबंद से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गरियाबंद में मटाल की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि नक्सली वहां पर इकट्ठा हैं और इसी के बाद नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और खबर यह आई कि 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें मोडेम बालाकृष्णन 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। इसके साथ साथ 25 लाख का उड़ीसा कमेटी का भी एक सदस्य प्रमोद नाम का शख्स नक्सली मारा गया था। 25 लाख का उस पर इनाम था। सभी 10 नक्सलियों की पहचान हो गई है। मेरे सहयोगी हिमांशु सांगाणी इस बड़ी खबर पर गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जरा विस्तार से बताएं, इन सभी की पहचान हो गई? कौन नक्सली थे, इसमें कितने महिला थे, कितने पुरुष थे? जी, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि 6 नक्सली पुरुष थे और 4 महिला नक्सली जो मारी गई थी। और ये 10 नक्सलियों के शव बरामद किए थे। अभी 5 को और घेर के रखा है और अभी लगातार मुठभेड़ जारी है। जवान शव को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुठभेड़ में नक्सली घिरे हुए हैं उनके भी आंकड़े बढ़ने की संभावना है। और अभी जो 10 नक्सलियों की जो सूची आई है उसमें एक मनोज बालाकृष्णन थे जो, और एक प्रमोद और पांडु, इसके अलावा अंजलि का है, एक है विमल करके, उसके बाद विक्रम है, फिर समीर है, उमेश है, सिंधु है, रंजीता है और आरती है। ऐसा करके कुल 10 नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। हिमांशु, आपने बताया कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस पे एक सवाल यहाँ ये भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो 10 नक्सलियों के शव हैं पहुंच गए हैं जिला मुख्यालय या अभी पहुंचना बाकी है? जी देखिए, मैं बता दूं कि शव जितना मुश्किल वहां पे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ है उससे ज्यादा मुश्किल है शव लाना। और स्थिति बहुत वहां पे विकट है। कई जगह पे आईडी लगी हुई। तो ऐसी भी खबर आ रही है कि रायपुर से हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा और उसमें ही शव को लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक शव जो सुबह से 5 बजे 6 बजे से तैयारी चल रही है शव लाने की, लेकिन शव अभी तक पहाड़ से नीचे आए नहीं है। और ये पहाड़ जो पिछली बार जो मुठभेड़ हुई थी उससे भी ऊंचाई पर है ये पहाड़, जहाँ से शव लाना काफी मुश्किल हो रहा है। हिमांशु, इस मुठभेड़ के बाद पहचान भी हो गई शवों की, इनामी राशि भी बता दी गई। 1 करोड़ के मोडेम बालाकृष्णन की तो पहले ही खबर आ गई थी, प्रमोद की भी फिर खबर आ गई थी। अभी इस मामले में क्या बताया जा रहा है? कब तक चल सकती है मुठभेड़? कितने नक्सली हैं जिनको घेरा गया, इस बारे में कोई जानकारी दी गई? मुठभेड़ अभी भी जारी, ऐसा बताया जा रहा है। 5 नक्सलियों को एक अलग जगह पे और 3 नक्सलियों को अलग जगह पे घेरा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। कुल 8 नक्सलियों को अभी घेरा है। मुठभेड़ भी चल रही है, शव लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और जो रायपुर के एसपी हैं, आईजी हैं अमरेश मिश्रा, वो गरियाबंद में रात से डटे हुए हैं और लगातार पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। जो ये हथियारों का बक्सा बरामद हुआ, इसमें किस तरह के हथियार बरामद हुए हिमांशु? अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, ना इसके बारे में कोई जानकारी दी है। पुलिस और जो सुरक्षा बलों का, उनका कहना है कि पूरी जानकारी एक साथ ही, जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद एक साथ दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट आपसे लेता रहूंगा। हिमांशु सांगाणी इस वक्त मेरे सहयोगी गरियाबंद से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और गरियाबंद में हुई मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सक्रिय सीसी मेंबर यानी सेंट्रल कमेटी मेंबर मोडेम बालाकृष्ण उर्फ मनोज को ढेर कर दिया गया। ये एक इंटेलिजेंस आधारित सर्च ऑपरेशन था। बारिश के बीच जवानों को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने कहा मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन था, उसी में मोडेम बालाकृष्णन 1 करोड़ के इनामी को ढेर कर दिया गया। नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। मीनल जी, धन्यवाद करता हूं मैं आपका। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए भी और भूपेश बघेल साहब के लिए भी, कि जिसे भूपेश बघेल साहब नोटिस मान रहे हैं, मीनल चौबे कह रहे हैं पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ना कुनकुनी सदन की ना पाटन सदन की।
बिल्कुल। जब मैं थोड़ी देर पहले यही बताने की कोशिश कर रहा था आसिफ, हालांकि मिनल जी खुद जुड़ गई और टेलीफोन पर उन्होंने इस बात को और स्पष्ट कर दिया। मेरी भी जब फ़ोन पे उनसे बातचीत हुई थी तो मैं मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 बजे तक व्यस्तता है और उसके बाद मिल पाऊंगी। और उन्होंने फिर उस टेलीफोनिक क्लियर भी किया था कि ये जो एक तरह से एक ये ऐसा नोटिस नहीं है, एक बोल सकते हैं कि देरी हो गई है अपडेट होने में तकनीकी रूप से, इस वजह से ऐसी दिक्कत है। हालांकि ये पूरा मामला जो जितना मिनल जी कह रही हैं उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर किया गया जो रायपुर नगर निगम की का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें भूपेश बघेल का नाम दिख रहा है। तो इसके बाद ये पूरी चर्चा का विषय आया कि इसको जानबूझकर ऐसे ग्रुप में जो कि सार्वजनिक जिसपे लोग हैं उसमें शेयर किया जा रहा है ताकि भूपेश बघेल को लेकर एक मैसेज ऐसा जाए कि वो टैक्स जमा नहीं किए हैं। और इसी के बाद फिर सियासत जो है वो अब सामने है, देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। हालांकि मिनल चौबे ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ये भुगतान सिर्फ नाम अपडेट नहीं होने के कारण हो पाया है। लेकिन एक बड़ा सवाल आसिफ जो आपने किया वो वाकई बड़ा गंभीर मसला है कि जब भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उस निवास का जो कि शासकीय निवास है, तब ये दिक्कत है। कई सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो खरीद बिक्री होती हैं, जो नामांतरण होते हैं, अपडेट होते हैं, लोग सैकड़ों प्रॉपर्टी रोज खरीद बिक्री होती है। ऐसे में अगर नीलेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। जी बाबा, मेरा पहला सवाल आपसे ये नोटिस वाला मसला आप तक भी पहुंचा क्या? 7,258 रुपए भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मुझे नोटिस मिला। हाल ही में हमारी बात हुई अभी मेयर मीनल चौबे से, वो कहते हैं कि भैया नोटिस कुछ नहीं है, ऐप में अपडेट नहीं हुआ, उसे भूपेश शेयर कर रहे हैं और उसी को दिखा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो तो शासकीय बंगले में रहते हैं, तो शासकीय बंगले में तो गवर्नमेंट जिसको अलॉट करती है वो व्यक्ति तो नहीं पटाते हैं जी, उनके ऊपर तो कोई ड्यूज नहीं आता है। निगम का ड्यूज अगर आएगा भी तो वो गवर्नमेंट के ऊपर आता है। मैं वही इसीलिए आपसे बात की मैंने बाबा, और मैं इसमें जानना चाह रहा था कि इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं वो क्या रहती हैं, कौन सा विभाग पीडब्ल्यूडी चुकाता है, जीएडी चुकाता है, कौन चुकाता है सर? पीडब्ल्यूडी। वो मीनल चौबे कह रही थी कि यूजर चार्ज और बाकी कुछ चार्ज है, उन्हीं को मिलाकर 7,258 की राशि दिखाई दे रही है। हाँ जी, वो पीडब्ल्यूडी विभाग की ही जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बंगले हैं ये मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी के ही अंतर्गत आते होंगे। जी। तो बाबा, इसका मतलब जो विधायक या मंत्री रहते हुए जो बंगले अलॉट होते हैं उसमें किसी भी तरह का इस तरह का चार्ज नहीं देना है। अगर चार्ज नहीं देना है तो ये इस तरह से ऐप में कैसे उनके नाम पर शो कर रहा है? वो कहीं ऐप शो करता होगा। ऐप की दुनिया भी तो अब दूषित ही है। हम लोग ऐप को परफेक्ट मानते हैं, लेकिन कहीं एंट्री करता कौन है? मानव ही करता है। कहीं एंट्री में गलती हो गई, कहीं कोई दूसरी बात हो गई, कहीं अपडेट नहीं हुआ। जैसे आपने बताया, मैं सुन रहा था कि मृणाल जी ने खुद ही ने अभी कहा कि वो अपडेट नहीं हुआ है इसलिए ड्यू दिखा रहा है, और ड्यू भी निकलना चाहिए तो वो तो पीडब्ल्यूडी के ऊपर निकलना चाहिए। बाबा, ये भी खबर आ रही है, मेरे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी बता रहे हैं कि निगम के ही व्हाट्सएप ग्रुप पर इस जो बकाया है इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। इसका आशय क्या हो सकता है? सियासी बदनामी? कुछ लोग बदमाशी करते हैं, वो मजा लेने की बात है, नीचा दिखाने की बात है, लोगों में तो फैल जाता है। आज के दिन तो उनका काम तो हो गया कि एक माहौल बन गया। देखिए, आप जैसे टॉप मोस्ट चैनल हैं, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो उनका मकसद पूरा हो गया जिनको बदमाशी करनी थी। नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ सफाई भी तो आ गई कि कोई दे नहीं है। हाँ, दे उनके ऊपर नहीं होगा। दे अगर निकलता है निगम का, तो मान लीजिए कि स्ट्रीट लाइट्स जलते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स का भी ड्यूज है, नगर निगम पटाता है विद्युत विभाग को जी। तो ये गवर्नमेंट के अंदर ही अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर ड्यूज बना रहता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पटाता। जी बोलिए सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बाबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीएस बाबा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, और नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए, ये जिसे कहते हैं ना परसेप्शन, उसी का पूरा खेल है। पहले ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल को फंसाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि बताइए पूर्व सीएम 7,500 रुपए के आसपास का टैक्स भी नहीं चुका रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती, और अब जब चीजें पता लगी कि ये तो देय है ही नहीं, उन्हें देना ही नहीं है,
तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल इस नोटिस की जानकारी मिलते ही अब भूपेश बघेल ने, उनके पाले में गेंद है तो उन्होंने दांव खेल दिया, अब वो खुद इसको शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से बदनाम करने की कोशिश है। देखिए मतलब इस पे अब सियासी जो भी बयानबाजी आई, ये जांच का विषय है आसिफ। इस पर किसी को, चूंकि हम नहीं देखे हैं कि भूपेश बघेल या उनसे जुड़े किसी लोगों के द्वारा पहले शेयर किया गया हो, ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है। ऐसे में भूपेश बघेल या किसी का भी नाम लेना कि वो इसका सियासी लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हो, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कोई ना कोई तो इसका सियासी लाभ जरूर लेना चाहता है, क्योंकि नगर निगम रायपुर में ही कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको इस तरह के टैक्सेस लगते हैं, जो निजी भी हैं, शासकीय भी हैं। ऐसे में भूपेश बघेल के ही नाम वाला आईडी जनरेट कर, आईडी जो है उसको डालकर अलग से उसका शो करना, जिसमें नाम शो हो रहा है, और उसको फिर सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यम जो होते हैं उसमें शेयर करना, और उसके बाद इसकी जानकारी अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया पर डाला जाना, ये जरूर अपने आप में ये है कि कोई ना कोई इसका सियासी लाभ या हानि जो है उससे जुड़ा हुआ है और वो उसका फायदा लेना चाहता है। जैसा कि टीएस सिंहदेव कह रहे थे, बिल्कुल वैसा ही मामला है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके बाद से जो एक तरह से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम इस महत्व को समझते हैं कि कितना बड़ा ये मामला है। तो यही उद्देश्य जो है जिसका पूरा करना चाहता है वो अपना पूरा कर लिया, और उस पर बातें जो है निकल कर आई कि जो कहते हैं ना, कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही एक मसला है। क्योंकि उसमें जो डिटेल भी है उसमें भी ये शो नहीं होता है कि वो शासकीय आवास है। वो जब पता करने की बात है कि जब पता चलता है कि ये कौन सा आवास है तब शासकीय, क्योंकि प्राथमिक दृष्टि से तो ये लगता है कि भूपेश बघेल के नाम पर कोई आवास होगा जिसका उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और ये इसीलिए देखिए यहाँ चर्चा करने का लाभ ये हुआ कि दोनों पक्षों से बात हो गई, कांग्रेस से बात हो गई, मीनल चौबे से बात हो गई, और इस पूरी बातचीत में निकला ये, और ये साफ हो गया कि किसी तरह का देय भूपेश बघेल पर नहीं है। 7,258 रुपए की जो बात कही जा रही भूपेश बघेल को नहीं देना है, और अगर ऐसा कोई ड्यू है भी तो चूंकि वो 1.5-2 साल पहले बंगला छोड़ चुके हैं तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग को ही इसे पटाना चाहिए। यानी अगर निगम ही बकाया मान रहा है तो फिर सरकार को ही इसे पटाना भी होगा, विभाग को ही इसे पटाना भी होगा। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपको नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।